बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कौन से रूलर्स हैं जिन्होंने 550 बीसी से लेकर 300 बीसी तक इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर इन्वेड किया। और साइरस द ग्रेट, जिसको जुल्करनैन भी कहते हैं, वो कौन थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन थे, और अलेक्जेंडर ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो वक्त गुजारा, 19 मंथ गुजारे, वो कैसे गुजारे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। लेक्चर 6 है हमारा पाकिस्तान हिस्ट्री को लेकर। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द नंबर। सो अब हम 2023 में हैं और बैक जा रहे हैं 535 में। 535 बीसी के अंदर होता क्या है कि इस वक्त जो बर सग़ीर था, उस पर पहला नॉर्थ वेस्ट से कोई फॉरेनर अटैक होता है। पहला फॉरेनर अटैक जो करता है, इन्वेजन करता है, उस बंदे का नाम है साइरस द ग्रेट। मैं बताता चलूँ कि ये वही हैं जिनका सूरह कहफ के अंदर जुल्करनैन के नाम से जो है वो ज़िक्र भी मौजूद है। तो ये हज़रत जो हैं ये आर्कीमेनियन रूलर थे, यानी पर्शिया के बादशाह थे। और इन्होंने फ़ायदा उठाया कि इंडिया जो है वो डिसयूनाइट है, और इस डिसयूनिटी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने 535 बीसी के अंदर इन्वेड किया। और ये पहले फॉरेन रूलर हैं जो इंडिया से बाहर से आ रहे हैं और इंडिया के ऊपर अटैक करके इंडिया में इन्वेड कर रहे हैं। उस टाइम वहाँ पर पाकिस्तान वाली साइड पर, पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पर एक गंदारा छोटी सी इंडिपेंडेंट स्टेट थी, एक कंबोजा थी, ये अफ़गानिस्तान वाली साइड पे थोड़ी सी आ जाती है, और ये एक मदरा थी। तो ये तीन थी और ये आपस में लड़ रही थी। और उस टाइम अगर मगध स्टेट की बात करें, जो ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है, वहाँ पर हरियांका डायनेस्टी चल रही थी। तो हरियाणा डायनेस्टी के जो उस टाइम जो बादशाह थे वो बिम्बिसारा थे, ठीक है। तो इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मगध स्टेट। तो ये वो वाला टाइम है। तो इन्होंने क्या किया, साइरस द ग्रेट, जुल्करनैन साहब ने उन्होंने आके क्या किया, गंधारा रीजन के ऊपर ऑक्यूपाई कर लिया, कैप्चर कर लिया। इसके बाद इन्होंने डिस्ट्रॉय किया एक सिटी ऑफ कैप्सिया का, जो कि काबुल के नॉर्थ में है, ठीक है। इसी तरह ये आगे आगे आते गए और बाद में इन्होंने अपनी आर्मी के अंदर इंडियन सोल्जर्स भी बहुत ज़्यादा रिक्रूट किए। तो बहरहाल सूरह कहफ में जो जुल्करनैन के बारे में जो बातें हैं वो हम बिल्कुल डिफरेंट हैं, वो इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। अब 535 के बाद चलते हैं हम 518 बीसी के अंदर। अब 518 बीसी में किंग ऑफ पर्शिया चेंज होते हैं, और ये जो उनके ग्रैंडसन है साइरस द ग्रेट, हज़रत जुल्करनैन के जो ग्रैंडसन है जिनका नाम दारिस है, वो आते हैं। अब दारिस जो है ये ग्रैंडसन है साइरस द ग्रेट के। 518 बीसी के अंदर ये सेकंड इन्वेजन करते हैं। और उसके बाद अब ये उन्होंने तो नॉर्थ वेस्ट पे किया था, सिर्फ गंधारा वाली साइड पे किया था, अटक वाली साइड पे किया था, टेक्सला वाली साइड पे किया था। मगर इन्होंने क्या किया, पंजाब, वेस्ट ऑफ इंडस का जितना भी वेस्ट एरिया है, और सिंध दरिया जो हमारा सूबा है इस टाइम, इसको भी अपनी टेरिटरी में मिला लिया, किंग पर्शियन अम्पायर के अंदर मिला लिया। पाकिस्तान का जो एरिया है ये पर्शियन अम्पायर के अंदर मिला। फिर इसके अंदर जो एक मेजर नाम आता है वो है ज़ीरेक्स, ठीक है। अब ज़ीरेक्स साहब कौन है जी, ये दारिस के भी आगे बेटे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी मूव करना था और आगे वेस्ट की तरफ, मगध अम्पायर की तरफ। मगर क्या हुआ कि इनका जो मेन तागड़ा था ना, वो टाकरा था, वो ग्रीक्स के साथ था, मैसिडोनियन अम्पायर्स के साथ था, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट्स के फोर फादर्स थे, उनके साथ था। तो उस वक्त फिर इन्होंने क्या किया, आगे इंडिया जाने से बजाय, ज़्यादा ईस्ट वाली इंडिया की तरफ जाने के बजाय, जो इस वक्त मौजूदा इंडिया है उसकी तरफ जाने के बजाय वापसी ली। और इन्होंने साथ साथ इंडिया के जितने भी यहाँ पे जितने भी इन्होंने एरिया किए थे कवर, उसकी जो आर्मी है वो अपनी इन्फेंट्री के अंदर जो है वो एम्प्लॉय की। ये तीन पर्शियन रूलर्स हैं जिन्होंने बारी बारी इन्वेड किया और आगे आगे अपनी सल्तनत बढ़ाई है, पर्शियन एम्पायर को बढ़ाया है पाकिस्तान के अंदर और मौजूदा इंडिया के अंदर, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, अब ये जो तीन पर्शियन अम्पायर जो हैं, जो ईरान से आ रहे हैं और पाकिस्तान और इंडिया के इलाके फ़तह कर रहे हैं, इनसे क्या हुआ, इंडियन के साथ क्या हुआ। इस तरह एक तो ये हुआ कि इंडिया और ईरान की ट्रेड रूट्स जो है वो स्टार्ट हो गई, ट्रेड हो गई। और खरोश्ती स्क्रिप्ट, ये एक लिखत का स्क्रिप्ट है, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस हुआ। पर्शियन आर्ट हमारे खित्ते के अंदर आई, जो मौर्यन, आप आगे मौर्य एम्पायर पढ़ेंगे तो उसके स्कल्पचर्स में भी इसकी एग्जांपल्स मिलती हैं। और बाकी जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनको भी मौका मिला इन्वेड करने का, ठीक है, कि भाई इंडिया की तरफ भी हम हमले करने जा सकते हैं। ये इसकी है।
अब 518 बीसी से हम वापस आगे जाते हैं 336 बीसी पे। अब 336 पे कौन आ रहा है? अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको सिकंदर आज़म भी कहा जाता है, और ये ग्रीक थे, ये पर्शियन नहीं है। अब ये कौन है? ग्रीक है। अब ग्रीक साहब जब यहाँ पर आ रहे हैं, अलेक्जेंडर साहब जब यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस वक्त मौजूदा जो इंडिया था उसकी क्या सियासी सूरत हाल थी? तो एक तो ये कि भाई यूनिफाइड नहीं था, दूसरा टोटली डिसयूनिटी थी नॉर्थ वेस्ट स्पेशली एरिया में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट एरिया के अंदर टोटली डिसयूनिटी थी, और ये कभी भी किसी कॉमन एनिमी के लिए, दुश्मन के लिए कभी भी इकट्ठे नहीं हुए थे। छोटी छोटी किंगडम्स थी। तो अब उन किंगडम्स में जो मशहूर किंगडम है जो अलेक्जेंडर द ग्रेट से ताल्लुक़ रखती है वो अम्बी ऑफ टैक्सिला, पोरस और तीसरा रूलर ऑफ अम्बिसिरा। तो ये हैं 3 रूलर्स, इनके आप नाम याद रखिएगा, आगे आने हैं। तो हुआ क्या कि अलेक्जेंडर द ग्रेट 356 बीसी के अंदर पैदा हुए थे, और 336 में जब उनके वालिद फिलिप्स की डेथ हो गई तो मैसिडोनिया का जो तख्त है वो इनको मिला, ठीक है। तो ग्रीक और ईरान के बीच में लड़ाई हो रही थी। मैंने भी आपको बताया ईरानियन एम्पायर थी जो साइरस द ग्रेट, उसी के आगे औलाद लेके चल रही है एम्पायर। तो ग्रीक और ईरानियंस की फ़ाइट चल रही थी कि कौन पूरी दुनिया पे फतह करता है, क्योंकि 2 ही बड़ी एम्पायर्स थी, एक ग्रीक एम्पायर थी और एक पर्शियन एम्पायर थी, ईरानियों की थी, यानी यूनानी और फारसियों के बीच में लड़ाई थी। तो हुआ क्या कि इन्होंने जीत ली जंग, ग्रीक यूनानियों ने, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। और वो कैसे जीती? उन्होंने पूरे पर्शिया, जिसको बेबलियन भी बोलते थे, उसको डिफीट किया। उस टाइम पर्शियन का किंग कौन था? दायरस 3। जो मैंने ऊपर पहले हमने पढ़ा वो दायरस 1 था, ये दायरस 3 है, यानी उसकी औलाद में से आगे था। तो उधर बैटल हुई, कौन सी हुई थी? बैटल ऑफ अर्बेला। बैटल ऑफ अर्बेला कब हुई है? 330 बीसी में। तो इसमें पूरा का पूरा पर्शिया, जितनी पर्शियन एम्पायर थी वो खत्म हो गई और वो ग्रीक एम्पायर, मैसिडोनियन एम्पायर का हिस्सा बन गई। अब अलेक्जेंडर इधर क्यों आया? इंडिया के अंदर क्या करने आया? तो इसमें ये कहते हैं कि एक मौरिख था जिसका नाम है हेरोडरस। तो वो उसने क्या किया, उसने बहुत ज़्यादा इंडियन वेल्थ के बारे में मेंशन किया था कि यार इंडिया में बड़ी दौलत है। तो ये अलेक्जेंडर को था कि यार इंडिया वाली साइड पे भी जाना है, मोर ईस्ट वाली साइड पे भी जाना है मैंने। फिर दूसरा, इसको जियोग्राफी देखने का बहुत शौक था कि यार क्या जियोग्राफी होगी, वहाँ पे किस तरह के लोग होंगे, किस तरह के पहाड़ होंगे, किस तरह की सीनरीज होगी, इसका भी उसका बहुत ज़्यादा शौक था। तीसरा ये है कि उसको ब्यूटी ऑफ इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ था। तो ये सारी चीज़ें अलेक्जेंडर को खींच लाती हैं पाकिस्तान, इंडिया, मौजूदा पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। और 336 से 327 में ये अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो हिंदू कुश माउंटेन्स के ज़रिए खैबर पास से गुज़रते हुए, जो मौजूदा हमारे खैबर पख्तूनख्वा में है, और हिंद के अंदर पहुंचते हैं। और हिंद, इसको आजकल कौन सा एरिया? अटक। और वहाँ पर 326 में पहुंचते हैं और अब क्रॉस कर लेते हैं किसको? इंडस रिवर को। तो दरियाए सिंध को क्रॉस करते हैं, अटक के इलाके, अटक जिसका पुराना नाम और हिंद था, वहाँ से खैबर पास से गुजरे हैं, हिंदू कश से आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको सारा मैप भी समझाऊंगा। तो पहला टाकरा इनका टैक्सिला के रूलर से होता है, और टैक्सिला का रूलर था अम्बी। तो अम्बी जो है वो बहुत ही वार्मली वेलकम करते हैं, कहते हैं जितनी पूरी दुनिया फतह करके आ रहा है ये बंदा, तो इसने मेरी कौन सी जान जो है वो छोड़नी है। तो इसने पहले ही क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। तो अम्बी का नाम आपने याद रखना है, ये फर्स्ट बंदा है जिसने अलेक्जेंडर के सामने इंडिया के अंदर सरेंडर किया था और कहा था तुसी ग्रेट हो। देन अगला जो है वो पोरस। तो अम्बी और अलेक्जेंडर ने पोरस को भी मैसेज दिया कि भैया आप भी जो है वो सरेंडर कर लो। पोरस कौन है? इस टाइम ये झेलम और चनाब के बीच में जो इलाका है उसके ये वो थे, किंग थे, राजा थे, राजा पोरस। उनको कहा कि भैया आप भी सरेंडर कर लो। इनकी डायनेस्टी का नाम पौरवा डायनेस्टी था। तो पोरस ने जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया और पोरस ने कहा भाईजान सॉरी। तो अब जो है वो वार शुरू हो गई, पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में वार शुरू हुई, और इस वार का नाम क्या है? बैटल ऑफ हडेस्पेस, ठीक है, बैटल ऑफ हडेस्पेस। अब ये कब हो रही है? 326 ही के अंदर हो रही है, ठीक है। और ये कहाँ पे हुई? ये दरियाए झेलम के पास हुई। वितास्ता भी दरिया झेलम का नाम है, हडेस्पेस भी दरिया झेलम का नाम है। अब अलेक्जेंडर जो है वो बैटल विन हो गया। तो विनर कौन है जी? हमारा विनर यहाँ पे हमारा
हमारा अलेक्जेंडर है। सिकंदर आजम जीत गया, पोरस हार गया। तो जब पोरस को पेश किया गया अलेक्जेंडर के सामने, तो अलेक्जेंडर ने पूछा कि बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो उसने कहा वही सलूक करो जो एक बादशाह के साथ करता है। तो वो कहते हैं कि ये बात सुन के बड़ा इम्प्रेस हो गया। बहरहाल ये बात बनी हुई है, आई डोंट नो कि ये क्या सच्ची है या नहीं है। तो बहरहाल पोरस ने उसकी जो फाइट है, उसकी जो करेज है, उसको देख के उसकी जो सल्तनत थी वो उसको वापस कर दी और आगे चल पड़ा। अब दरियाए झेलम क्रॉस करोगे तो क्या आएगा? दरियाए चनाब आएगा। सो दरियाए चनाब और रावी के दरमियान में जितनी भी ट्राइब्स आई उनको भी अपने साथ मिला लिया, ठीक है। उन्होंने भी सरेंडर कर दिया, कोई ख़ास जंग नहीं लड़ी गई। और जब दरियाए ब्यास पे पहुँचे, अब ये देखें ना, ये देखें दरियाए सिंध है, फिर दरियाए झेलम है, फिर दरियाए चनाब है, ठीक है, फिर दरियाए रावी है और इन द एंड दरियाए ब्यास है, ठीक है। अब ये दरिया सतलुज बहुत नीचे है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। सो अब ये यहाँ से दरियाए सिंध क्रॉस किया तो दरियाए झेलम पे पोरस से मुलाकात हुई। पोरस क्रॉस किया तो फिर मुलाकात ये रावी और चनाब आ गया। अब रावी और चनाब से क्रॉस किया तो ब्यास आ गया। ब्यास पे जाके ना, दरियाए ब्यास जो इंडिया पंजाब के अंदर है इस वक्त, तो उसमें जाके इसकी आर्मी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई अब हमने आगे जंग नहीं लड़नी, हम थक गए हैं, हम होम सिक हो गए हैं, हम डिजीज़ हो गए हैं, तो अब हम आगे नहीं जा रहे। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा चलो ठीक है वापस चलते हैं। तो 326 BC ही के अंदर उसने क्या किया, वापस जाने का सोचा, और इस तरह करके वो इंडिया के सिंध, मौजूदा पाकिस्तानी सिंध से होता हुआ वापस चला गया। वापस जा रहा था बेबलियन के अंदर ही, यानी पर्शियन एम्पायर के अंदर ही। 323 यानी 3 साल बाद 32 साल की उम्र में सिकंदर आज़म की डेथ हो गई। तो सिकंदर आज़म जिसने पूरी दुनिया ऑलमोस्ट फ़तह कर ली थी, उसकी डेथ जो है वो वापसी पर ही हो गई। इसका जो ईस्टर्न एम्पायर था उसको देखने का, यानी इंडिया से आगे जाने का, मगध एम्पायर, कलिंगा एम्पायर, इस तरफ जाने का उसका इत्तेफाक नहीं हो सका। इसने क्या किया, दरियाए ब्यास की नॉर्दर्न बैंक के ऊपर इसने 12 बड़े बड़े पत्थर रख दिए और अपनी निशानी रख दी कि इत्थे तिक्र में आया। हाँ, नेक्स्ट जो है इसके MCQs आ सकता है कि 19 महीने तक ये रहा था इंडिया के अंदर। इसकी जर्नी हिंदू कश से लेकर ब्यास तक, ये 19 महीने तक यहाँ पर जर्नी में रही। इसकी डेथ के बाद जो है ग्रीक एम्पायर के टोटे हो गए 321 के अंदर ही, ठीक है। 323 में ये मर रहे हैं, 321 में इसकी एम्पायर की भी स्प्लिट हो गई। जो आखिरी इंडिया के अंदर जो आखिरी जर्नैल रहा उसका नाम ओडेस्मस था, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा, नेक्स्ट ये है कि जब ये यहाँ से जा रहा था तो इसने यहाँ पर 4 जर्नैलों को जो है वो छोड़ा। अब 4 जर्नैल कौन कौन से थे वो डिफरेंट हैं। इसने ना जो जितना भी इंडिया के अंदर वो किया था ना कंकेर, उसके 3 पोर्शन कर दिया, ठीक है, और एक पोर्शन जो है वो नॉर्थ वेस्ट का कर दिया। तो हर एक में इसने एक एक अपना क्या हुआ जर्नैल लगा दिया। और जो नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन था वहाँ पर जिसको लगाया उसका नाम है सिलोसस 1 निकेटर। तो ये जर्नैल को लगाया, और ये जर्नैल इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हमने चंद्रगुप्ता मौर्य की एम्पायर पढ़नी है, तो उसमें ये इसने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड जो है वो की थी, यानी ग्रीक और मौर्यंस के बीच में जो ट्रेड है वो ये बंदा चलाता रहा था और अच्छे रिलेशंस थे उसके साथ इसके। तो यहाँ पर हम अब लास्ट में पढ़ते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के आने से क्या इम्पैक्ट पड़ा बरे सगीर के ऊपर। तो यहाँ पर जी अलेक्जेंडर इन्वेजन जब यहाँ पर आई तो इसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस आई कि यार जिस तरह अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पूरी की पूरी दुनिया फ़तह कर ली है भाई, इतना ज़्यादा एरिया फ़तह कर लिया है, तो क्यों ना हम भी यूनाइटेड होकर इस इंडिया को यूनाइट करें। तो बहुत सारे रूलर्स के अंदर ये एक तमन्ना जो है वो जागी। फिर इंडिया और ग्रीस के दरमियान रूट ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो गई और 4 रूट जो है वो मिल गया। यानी अगर आपने ईरान से इंडिया से ईरान से होते हुए यूनान जाना है तो आपको 3 लैंड के रास्ते मिले, ये मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, और एक सी का रास्ता भी डिस्कवर हुआ, आप कह लें हुआ, ठीक है। तो इस तरह करके काफ़ी अच्छी ट्रेड जो है वो स्टार्ट होगी ग्रीक मर्चेंट्स की और इंडियंस की। उसके बाद एक और इसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो ये कि जो अलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस हैं वो यहाँ पर आए थे और हमारी काफ़ी ज़्यादा से डाटा ले गए थे। तो उसके अंदर हम जब उनके हिस्टोरियंस को पढ़ते हैं, ग्रीक हिस्टोरियंस को पढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पे पता लगता है कि हमारा यहाँ पे सती सिस्टम था। सती सिस्टम आपको पता है हिंदुज़म में है, सेलिंग स्लेव्स बेचने का, दासीज वगैरह का, इकोनॉमिकली हमारी कैसी सिचुएशन थी, ये हमें सारी चीज़ें पता लगती हैं। फिर इंडियन आर्ट के अंदर जो है वो हमें ग्रीकियन इम्पैक्ट नज़र आता है,
यानी ग्रीक आर्ट भी देखो को भी नज़र आता है, जिसको ग्रीक को इंडियन आर्ट कहते हैं। तो ये हमारी गंधारा तहजीब जो है उसके अंदर ये हमें नज़र आता है। फिर यहाँ जो इंडियंस हैं उन्होंने क्वाइनेज का चीज़ सीखी, एस्ट्रोनॉमी सीखी, आर्किटेक्चर जी का, और स्कल्पचर्स मेकिंग सीखी, किस चीज़ से, यूनानियों से। सो ये इम्पैक्ट पड़ा हमारे ऊपर। अब यहाँ पर अगर इसको ज़रा गौर से देखें तो ये देखें जी, जितना भी आपको वाइट में एरिया नज़र आ रहा है ये सारा का सारा अलेक्जेंडर करके आया था। तो जो हमने सिर्फ स्टोरी पढ़ी है वो यहाँ से लेकर इतने पोर्शन की पढ़ी है कि इसने यहाँ पर क्या क्या किया था। सो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा, तो यहाँ से ये हिंदू कश है, इधर से ये क्रॉस कर रहा है, ये दरिया पहला दरिया क्रॉस कर रहा है दरिया सिंध, फिर उसके बाद ये दूसरा दरिया क्रॉस कर रहा है दरिया झेलम, जहाँ पर ये इसकी हदस्पस की बैटल हुई है। फिर ये दरिया चनाब, दरिया रिवर और ब्यास पे आगे इसने यहाँ पे ब्रेक लगा दी। सो इसका रूट यहाँ से था और यहाँ से फिर ये वापस ऐसे मुड़ गया, ठीक है। तो ऐसे मुड़ गया यहाँ से वापस, सही है। तो अब यहाँ पर देखें इसके रूट कितने बन रहे हैं, 3। एक रूट ये एंटर का हो रहा है, एक रूट ये एंटर का हो रहा है, एक ही रेट ये रूट हो गया, और एक यू, और एक सी रूट भी इन्होंने दरियाफ्त किया था मैसेडोनिया तक जाने का। सो ये 3 रूट्स भी आए। तो यहाँ पर ये एक जो जर्नी आपको नज़र आ रही है, हमने यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ को फोकस किया, पिछली जर्नी को हमने इसकी स्टडी नहीं किया। सो ये थी अलेक्जेंडर द ग्रेट की जर्नी इंडिया के अंदर। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दिस इज़ रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।